रहे थे, कौन सी सरकार की करेत्तर राजस्व की प्राप्ति नहीं था हमारा सीमा शुल्क। कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय नहीं है? सरकार का पूंजीगत व्यय कौन सा नहीं है? सरकार द्वारा ऋण वितरण, योजना व्यय, सरकार द्वारा ऋण चुनौती, सार्वजनिक सुरक्षा पर व्यय। तो पूंजीगत व्यय नहीं है, कौन सा नहीं है हमारा? सार्वजनिक सुरक्षा पर व्यय। बाकी सरकार द्वारा ऋणकों का वितरण करना, योजना व्यय और सरकार द्वारा ऋण चुकौती, ये जो है पूंजीगत व्यय में आते हैं। सार्वजनिक सुरक्षा व्यय पूंजीगत व्यय में नहीं आता है। संतुलित बजट क्या होता है? शून्य राजकोषीय घाटे का बजट, शून्य राजस्व घाटे का बजट, शून्य मुद्रागत घाटे का बजट, शून्य प्राथमिक घाटे का बजट। तो संतुलित बजट क्या होता है हमारा? शून्य राजस्व घाटे का बजट। नेक्स्ट, अवकथन और कारण दे रखे हैं। जब सरकार का राजस्व घाटा बजट उच्च होता है, राजस्व घाटा बजट उच्च होता है, तो वित्तीय नीति को खराब माना जाता है। कारण, जब सरकार राजस्व घाटे को उस धन के साथ पूरा करती है जो उत्पादक संपत्तियों के निर्माण के लिए खर्च की जा सकती थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों ही कथन सकते हैं। आता है वित्तीय घाटा किसके बराबर होता है? वित्तीय घाटा किसके बराबर? कुल प्राप्ति कुल व्यय माइनस कुल व्यय, प्राथमिक घाटा माइनस ब्याज भुगतान, राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय। कुल प्राप्तियां सरकारी बाजार ऋण को छोड़कर माइनस कुल व्यय। वित्तीय घाटा में क्या आएगा हमारा? कुल प्राप्तियां सरकारी बाजार ऋणों को छोड़कर माइनस कुल व्यय। और पूछ रहा है हमारा प्राथमिक घाटा किसको कहते हैं, किसके बराबर होता है? वित्तीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। कुल प्राप्तियां सरकारी बाजार ऋणों को छोड़कर कुल व्यय नहीं। राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय, कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। तो उसमें आ जाएगा हमारा वित्तीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, यह था हमारा प्राथमिक घाटा। और बताइए कौन सा माध्यम विकास संबंधी जरूरतों के लिए राजकोषीय घाटे का प्रबंधन करने, सरकारी बजट को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है? तो राजकोषीय घाटे का प्रबंधन करने और सरकारी बजट को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका पूछ रहा है। मुद्रा की छपाई करनी चाहिए हमें, या आंतरिक ऋण लेनी चाहिए, बाहरी सहायता या बाहरी ऋण। तो इसमें आता है हमारा बाहरी सहायता। और क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, किस वर्ष में विश्व की प्रमुख मुद्राएं एक दूसरे के विरुद्ध उतर आने लगी थी? किस वर्ष में आई थी? 1973 में। क्वेश्चन, कौन सा स्थिर विनिमय दर प्रणाली नहीं है? मुद्राओं की पैगी, कॉलिंग पैग, मुद्रा बोर्ड, बाजार द्वारा संचालित विनिमय दर। तो कौन सी स्थिर विनिमय दर प्रणाली नहीं है हमारी? बाजार द्वारा संचालित विनिमय दर। कौन सा परिवर्तनीय विनिमय दर प्रणाली का दोष है? परिवर्तनीय विनिमय दर प्रणाली का दोष कौन सा है हमारा? स्वायत्तता का विशाल स्तर, परिकल्पना की संकल्पना, स्व समायोजन, वास्तविक क्रय शक्ति। तो इसमें आता है हमारा विनिमय दर प्रणाली का दोष, परिकल्पना की संभावना। व्यक्ति की स्वायत्तता का विशाल स्तर, स्व समायोजन, वास्तविक क्रय शक्ति, परिवर्तनीय विनिमय दर प्रणाली का दोष नहीं है। कौन सा भारतीय रुपये की अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होने के कारण हो सकता है, जबकि अन्य चीज़ें बराबर होंगी? कौन सा भारतीय रुपये के अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होने का कारण हो सकता है, जबकि अन्य चीज़ें बराबर होंगी? विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये की आपूर्ति के संबंध में रुपये की मांग में गिरावट आना,
रुपए के मूल्य में अनुमानित वृद्धि, भारत के भुगतान की अधिशेष देय राशि, भारतीय फर्मों के लिए संभावना में सुधार। इसका आंसर आ जाएगा विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए की आपूर्ति संबंध में मांग में गिरावट आना। कम विनिमय दर के परिणाम स्वरूप क्या होता है? कम विनिमय दर के परिणाम स्वरूप विदेशी वस्तुओं की कम मांग होती है, विदेशी वस्तुओं की अधिक मांग, विदेशी विनिमय की कम मांग, विदेशी विनिमय की उच्च आपूर्ति। तो इसमें जो आएगा हमारा विदेशी वस्तुओं की अधिक मांग। किसी भी राष्ट्रीय भुगतान खाते के शेष में से निकासी प्रविष्टि निम्न में से कौन सी है? निकासी प्रविष्टि वस्तुओं का निर्यात, पूंजी का निर्यात, सेवाओं का निर्यात, विदेश में एक तरफा हस्तांतरण। निकासी प्रविष्टि में क्या आएगा? पूंजी का निर्यात। नेक्स्ट, मुक्त लोचपूर्ण विनिमय दर के तहत किसी भी देश के भुगतान खाते की शेष राशि में घाटे को किसके द्वारा स्वचालित रूप से समायोजित किया जाता है? देश की मुद्रा के मूल्य वृद्धि, देश की मुद्रा का मूल्यह्रास, देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि, देश में मुद्रास्फीति द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा देश की मुद्रा का मूल्यह्रास। क्वेश्चन नंबर 188 है, कौन सा किसी देश के शेष भुगतान के चालू खाते में सूचीबद्ध नहीं होता? वस्तुओं का आयात निर्यात, विदेशी यात्रा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आय। तो भुगतान शेष के चालू खाते में सूचीबद्ध नहीं होता हमारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। भुगतान शेष का चालू खाता धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। बीओपी के चालू खाते के घाटे को बीओपी के पूंजीगत खाते में एक अधिशेष द्वारा ऑफसेट किया जा सकता है। तो ये हमारे दोनों ही सत्य कथन है, क्योंकि बीओपी कैसा हो सकता है? धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, और बीओपी के चालू खाते के घाटे को बीओपी के पूंजीगत खाते में एक अधिशेष द्वारा ऑफसेट किया जा सकता है। हाँ, ये है नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लाभ क्या हुआ? लाभ का आधार क्या है? निरपेक्ष लागत लाभ, तुलनात्मक लाभ, विदेशी विनिमय दर, समान लागत भिन्नता। तो तुलनात्मक लागत लाभ होता है हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ का आधार। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्पादन की कम होती अवसर लागत के तहत अच्छे के मूल बिंदु की ओर। उत्पादन की कम होती अवसर लागत के तहत अच्छे के मूल बिंदु की ओर उत्पादन संभावना वक्र होगा। तो कैसा होगा? उत्तल होगा। यदि सामग्री इनपुट पर टैरिफ का भारित औसत अंतिम आपूर्ति पर टैरिफ से अधिक है तो टैरिफ की प्रभावी दर होगी। यदि सामग्री इनपुट पर टैरिफ का भारित औसत अंतिम आउटपुट पर टैरिफ अधिक है, टैरिफ की प्रभावी दर होगी। तो प्रभावी दर क्या होगी हमारी? ऋणात्मक होगी। सीपी किंडरबर्गन के अनुसार इष्टतम टैरिफ दर जो अधिकतम कल्याण कर सकती है वह विदेशी देश के प्रस्ताव वक्र की लोच कम हो जाने से है। प्रस्ताव वक्र की लोच कम हो जाने से बढ़ जाती है। कौन सा मुक्त व्यापार का दोष है? खपत का अनुकूलन, आउटपुट का अधिकतम करना, उत्पादन में उन्नत कौशल का अधिग्रहण, एकाधिकार का उद्भव। तो मुक्त व्यापार का दोष क्या होता है? मुक्त व्यापार का दोष होता है एकाधिकार का उद्भव। IMF की अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व
परिसंपत्ति स्पेशल ड्राइंग राइट का मान 1 अक्टूबर 2016 से 5 मुद्राओं के समूह पर आधारित है, जिसमें शामिल है। तो SDR किस में समझ में आता है? भारतीय रुपया होता है, चीन का RMB, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर या संयुक्त अरब अमीरात का दिरहम। तो इसका आंसर हुआ चीनी का RMB। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था विशेष रूप से निजी क्षेत्र पर केंद्रित है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय परिनिर्माण विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय निवेश गारंटी निगम। तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा हमारा? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC। क्वेश्चन 2018 अप्रैल, विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य थे 2018 में? 164। बिना किसी शुल्क लेकर कंपनी के कर्मचारियों को दिया गया एक शेयर कहलाता है? स्किप शेयर, फार्म साइन प्रस्ताव, बक स्वीट शेयर या ग्रीन शू शेयर विकल्प। इसमें आएगा स्वीट शेयर। कैसा शेयर होता है? बिना किसी शुल्क लेकर कंपनी के कर्मचारियों को दिया जाता है, तो स्वीट शेयर होता है। भारतीय शेयर बाजार को नियंत्रित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी की एक असंवैधानिक निकाय के रूप में स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी सेबी की 1988 में। कौन सा सूचकांक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? सेंसेक्स, S&P, CNX 500, BSE, डॉलेक्स। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा कौन सा नहीं है हमारा? S&P, CNX 500। ओके, अब आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी को एक वचन में के रूप में परिभाषित किया गया। सांख्यिकी क्या होता है हमारा? आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों को उपयुक्त पद्धति, संख्यात्मक प्रत्यय, क्रमबद्ध ज्ञान का निकाय। तो ये क्या होता है? आंकड़ों को उपयुक्त पद्धति। जर्मन शब्द स्टैटिस्टिक्स एवं सांख्यिकी का उपयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? बताइए। जर्मन शब्द स्टैटिस्टिक सांख्यिकी का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये थे हमारे गॉटफ्राइड एचेनबॉर्न। आर्थिक आंकड़ों के लिए सांख्यिकी पद्धति की प्रयोग को कहा जाता है। सांख्यिकी पद्धति के प्रयोग को क्या बोलते हैं हम? अर्थमिति। कौन सा कथन सत्य नहीं है? आर्थिक निवेदन में सांख्यिकी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। एंजिन के उपयोग प्रसिद्ध नियम 1895 में सांख्यिकी आंकड़ों की मदद से तैयार किया गया। सांख्यिकी का ज्ञान विदेशी भाषा और बीजगणित के ज्ञान की तरह है। सांख्यिकी पद्धतियाँ मानवीय गतिविधियाँ व्यवहारों से जुड़ी हुई हैं, जुड़ी नहीं है। तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा हमारा? सांख्यिकी पद्धतियाँ मानवीय गतिविधियों व्यवहार से जुड़ी हुई नहीं है, ये गलत है। सांख्यिकी ज्ञान विदेशी भाषा और बीजगणित के ज्ञान की तरह है, ये ठीक है। एंजिन के उपयोग के प्रसिद्ध नियम 1895 को सांख्यिकी आंकड़ों की मदद से तैयार किया गया, ये भी ठीक है। आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। और किस क्षेत्र में सांख्यिकी का उपयोग नहीं किया जाता? माल नियंत्रण, गुणात्मक घटना, विपणन नियंत्रण या उत्पादन योजना। तो इसमें गुणात्मक घटना में हम सांख्यिकी का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें दो और भी कथन दे रखे हैं, देखते हैं। यदि समस्या सामाजिक विज्ञान के किसी भी क्षेत्र से संबंधित है तो प्रासंगिक आंकड़ों का सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित किया जा सकता है। यदि समस्या भौतिक प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित है तो आंकड़ों का उपयोग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें दोनों ही तुम्हारे सत्य हैं और स्वतंत्र से सत्य हैं। आइए नेक्स्ट है, सांख्यिकी जांच के संगठन का हिस्सा कौन सा नहीं है? जांच का उद्देश्य स्पष्ट करना, प्रश्नावली तैयार करना, गुणात्मक समस्या का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करना, आंकड़ों के स्रोतों का निर्णय लेना। तो सांख्यिकी की जांच के संगठन का हिस्सा क्या नहीं है? सांख्यिकी ये है गुणात्मक समस्या का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करना, ये नहीं है। बाकी जांच का उद्देश्य स्पष्ट करना, प्रश्नावली की रचना, आंकड़ों के स्रोतों का निर्णय लेना, ये है।
क्वेश्चन नंबर 208 है हमारा, प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की कौन सी विधि, निम्न विधियों में से कौन सी प्रश्नों के एक समूह से जुड़ी हुई है जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ आमने सामने की स्थिति में पूछे जाते हैं और भरे जाते हैं? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार, अप्रत्यक्ष अनुसूची या प्रश्नावली। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारी अनुसूची। कौन सा प्रभावशाली प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण करने से साध्य नहीं होता? प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण करने से साध्य नहीं होता है। अनुक्रियाशील प्रश्नों पर विचार करना, प्रश्नावली की खामियों की खोजना, सूचनार्थियों का अधिक सहयोग प्राप्त करना, परीक्षण की जाने वाली जनसंख्या को पूर्णतः समेकित करना। तो प्रश्नावली को पूर्व परीक्षण करने से साध्य नहीं होता है हमारा सर्वेक्षण की जाने वाली जनसंख्या को पूर्णतः समेकित करना। नेक्स्ट, अधिकांश सांख्यिकी विश्लेषण किस पर निर्भर होते हैं? तो ये अधिकांश सांख्यिकी तो सबको ही पता होगा, द्वितीय आंकड़ों पर निर्भर होते हैं। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो ये सबको पता है, 1872 में की गई थी। दो कथन दे रखे हैं, अभिकथन अविकथन। जनगणना की डे फैक्टो की पद्धति के तहत एक निश्चित रात्रि तय की जाती है जब जनसंख्या की गणना को अंतिम रूप दिया जाता है। ठीक है। भारत में 1941 की जनगणना के बाद जनगणना की डे फैक्टो पद्धति छोड़ दिया गया था। 1991 की जनगणना में इसे नई विधि करेंगे। तो तुम्हारा बिल्कुल गलत है। तो पहला सत्य है, दूसरा असत्य है। अब नेक्स्ट, बाद में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का पहला दौर कब आयोजित किया गया था? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का पहला दौर 1950 में आयोजित किया गया था। और वह कौन सा स्थानीय औसत है? माध्य, बहुलक, ज्यामितीय माध्य या चल माध्य? ये होता है हमारा बहुलक, ये हमारा स्थानीय औसत होता है। निम्न क्षेत्रों में से ज्यामितीय माध्य का प्रयोग नहीं किया जाता है। औसत अनुपात या प्रतिशत सूचकांक जनसंख्या का औसत, जहाँ छोटे सामान को अधिक वजन दिया जाता है और बड़े को कम। एक निश्चित अवधि के दौरान दिए गए मूल्यों में तेजी से वृद्धि कमी होने पर। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक निश्चित अवधि के दौरान दिए गए मूल्यों में तेजी से वृद्धि या कमी होने पर ज्यामितीय माध्य का प्रयोग नहीं किया जाता। औसत अनुपात में प्रतिशत में सूचकांकों संख्याओं को औसत, छोटे सामान को अधिक वजन दिया जाता है, बड़े को कम, ये सब होते हैं इसमें ज्यामितीय। और आइए 216 क्वेश्चन, कौन सा कथन हरात्मक माध्य के बारे में सत्य है? हरात्मक माध्य क्या होता है? बेहतर परिणाम देता है। अपनाए गए संसाधनों को अलग अलग परिणाम के लिए समान होते हैं, यह कठोर रूप से परिभाषित नहीं। जब प्राप्त किए जाने वाले परिणामों के लिए अपनाए जाने वाले माध्य समान होते हैं तभी बेहतर परिणाम देते हैं। इस श्रृंखला में कोई ऋणात्मक मान होता है तो उसकी गणना नहीं की जा सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। जब प्राप्त किए जाने वाले परिणामों के लिए अपनाए जाने वाले माध्य समान होते हैं तब यह बेहतर परिणाम देता है। यहाँ विकथन, विकथन। मानक विचलन की तुलना में अत्यधिक वस्तुओं के मूल्यों में औसत विचलन से कम प्रभावित होता है। मानक विचलन के तहत एक श्रृंखला में जो मद उनका उनके समांतर माध्यक से जो विचलन होता है उन वर्गों का योग न्यूनतम होता है। ये दोनों ही सत्य हैं, स्वतंत्र रूप से सत्य हैं। और हमारा लॉरेंज वक्र और समान वितरण की रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसको हम तो बच्चे कोई जानता है, इसे बोलते हैं ग्रीन गुणांक। इसमें आता है नेक्स्ट, पतियों और पत्नियों की आयु के मामले में सहसंबंध है। इनमें तो धनात्मक संबंध है। अब है सहसंबंध गुणांक आर के गुणों में से कौन सा गुण गलत है? आर का मान माइनस और प्लस 1 के बीच होता है। आर प्रतिमान गुणक को ज्यामितीय माध्य होता है। पैमाने और दोनों चरों के मूल में परिवर्तन से आर स्वतंत्र नहीं होता है। दो चरों के बीच के संबंध का स्तर सममित है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा पैमाने
पैमाने और चरों के मूल्य में परिवर्तन से आहार स्वतंत्र नहीं होता है। चलिए अब यहाँ हमारे 220 तक हो चुके हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। बाकी अभी हमारे 80 क्वेश्चन बाकी हैं, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच।